Hello students, a very good morning to all of you. Good morning स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट के बारे में कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, ठीक है, और ये कब प्रिपेयर किया जाता है और इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो जब ट्रिब्यूनल वाइंड अप करता है किसी कंपनी का या अपॉइंट करती है ऑफिशियल लिक्विडेटर को एज प्रोविजनल लिक्विडेटर, उस सिचुएशन में ट्रिब्यूनल जो है यानी कि कोर्ट डायरेक्शन देगी, ऑर्डर करेगी कि उसको सबमिट करना होगा ऑफिशियल लिक्विडेटर को एक स्टेटमेंट, जिसको बोला जाता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये जो इस फॉर्म में, ठीक है, एक बाय एन एफिडेविट जो कहलाया जाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एंड इट कंटेंस, इसमें कंटेंस होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि असेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए, एज पर लिस्ट बी, एज पर लिस्ट सी, एज पर लिस्ट डी, एज पर लिस्ट ई, ठीक है। तो उस तरीके से ये प्रिपरेशन क्यों किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया जाता है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल और कोर्ट, या ये बनाया जा सकता है इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप में, ठीक है। तो ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और कौन कौन सी इसमें लिस्ट कंटेन होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले असेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड, सबसे एज पर लिस्ट ए जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट ए में आपकी वो असेट्स आएंगे जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है, यानी कि आपका इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कैश इन हैंड आएगा, ठीक, फिर आपका कैश एट बैंक, देन आपका फर्नीचर, फिर आपका कॉल्स इन एरियर, ठीक। इनका हमने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया अमाउंट साइड में। फिर आते हैं आपके एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जिसको एज पर लिस्ट ई बी बोला गया है, ठीक है। एज पर लिस्ट बी का मतलब एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड मतलब कोई एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, मतलब स्पेसिफाई नाम उनका मेंशन है, स्पेसिफिक है, जैसे कि एसेट में फर्नीचर उन्होंने प्लेज पे किया उस तरीके से, तो ये आएंगे आपके लिस्ट बी में। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एसेट्स, फिर आपका लाइबिलिटीज़, ठीक है, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक, पेबल वैल्यू, ठीक। अगर आपकी एसेट ज़्यादा हुए, लाइबिलिटीज़ कम हुई, तब तो आएगा आपका सरप्लस, ठीक। और अगर आपका लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हुई और एसेट्स कम हुए, तब आएगी आपकी डेफिशिएंसी। तो सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी दोनों में से कुछ एक आएगा। अगर आपका सरप्लस आया तो वो लिखा जाएगा इधर अमाउंट वाले कॉलम में, ठीक है। तो एसेट्स यहाँ पर मेंशन, लाइबिलिटीज़, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू जो कि ये वाली है, ये यहाँ पर आएगी, पेबल वैल्यू जितनी आपने पेबल की है, डेफिशिएंसी अगर एसेट्स इज़ लेस देन लाइबिलिटीज़, और सरप्लस इफ़ एसेट्स इज़ मोर देन लाइबिलिटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका हमने यहाँ कर दिया टोटल करके। फिर आता है आपका समरी ऑफ ग्रॉस कलेक्शन, समरी ऑफ ग्रॉस कलेक्शन यानी कि समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, ठीक है, ये आएगा आपका इसमें, ठीक है। फिर उसमें आप लिखेंगे लिस्ट ए, लिस्ट ए में आएंगे आपके ERV यानी कि एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, फिर आपका लिस्ट बी का जो था आपका ये वाला, लिस्ट ए का ये आएगा एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पर, और लिस्ट बी का जो ये हमने कैलकुलेट किया था ये वाले एसेट्स, फिर इनका टोटल कलेक्शन, ये सिर्फ आएगा आपके इनर कॉलम में, इसका इस वाले कॉलम से मतलब नहीं है, ये सारा हम कैलकुलेशन करेंगे इसके फॉर्मेट के इस वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स स्पेसिफिकली मॉर्टगेज हैं, प्लेस्ड हैं और अदरवाइज गिवन दिए जा रहे हैं एज ए सिक्योरिटी, वो इंक्लूडेड होंगे इस हेड में, ठीक है, अंडर दिस हेड।
In this case of goods given as security, those in possession of the company, ठीक है, and those not in possession should be separately set out, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके आएंगे स्टूडेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर आगे इसको कैसे बनाएंगे, समरी ऑफ क्रॉस कलेक्शन में अब एक लाइन और ऐड हो जाएगी आपकी इसमें बुक वैल्यू की। फिर ये आपका पर्टिकुलर्स तो चल ही रहा है और यहाँ पर आएगा आपका अमाउंट वाला पोर्शन। तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाय फिक्स चार्ज टू द एक्सटेंट एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो ये हमेशा नीलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर इसका बैलेंस, फिर ये बुक वैल्यू होगी कुछ तो वो आपकी यहाँ पर आएगी। देन आपका अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी, ठीक है। पेबल टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से हो गए आपके, जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गए, सैलरीज हो गई, ठीक है, वो आएंगे एज पर लिस्ट सी यहाँ पर। फिर इसका बैलेंस ये, फिर आपका आएगा मतलब ये इसमें से डिडक्ट करके, इस वाले पोर्शन में से इसको डिडक्ट करके जो बैलेंस आया वो आपका एज पर लिस्ट सी। फिर आएंगे आपकी अमाउंट पेबल टू लायबिलिटीज़ सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी। यहाँ पर अब जब इसका बैलेंस आएगा ये आपका ये होगा। फिर आपका आएगा यहाँ तक, ये बुक वैल्यू की ख़त्म हो जाती है लाइन। फिर आपके आएंगे अमाउंट पेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो उसमें इंक्लूड करेंगे आप डेफिशिएंसी को एज पर लिस्ट ई, ठीक। फिर आपका आएगा ये इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज, ये यहाँ पर। फिर बैलेंस, फिर एज पर लिस्ट एफ आएंगे आपके अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिसमें इंक्लूड होंगे आपके डिविडेंड, एरियर्स ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा इसका बैलेंस। फिर एज पर लिस्ट जी आएगा आपका पेड अप इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जो आपके पेड अप इक्विटी शेयर्स आएंगे। फिर एज पर लिस्ट एच आएगा सरप्लस होगा जब ज़्यादा होगा, डेफिशिएंसी होगा जब आपकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका फॉर्मेट, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको फॉर्मेट बनवा दिया जिससे आपको ध्यान हो जाए। आप पर्टिकुलरली देखते हैं लिस्ट ए में क्या आता है, लिस्ट बी में क्या आता है, उसको अलग से और देख लेते हैं क्या क्या आता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शुड 8 लिस्ट होती हैं, एसेट्स आते हैं आपके लिस्ट ए में, वो एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है लिस्ट बी में आएंगे सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर लायबिलिटीज़ आएंगी लिस्ट सी में, जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे फॉर टैक्सेस सैलरीज एंड वेजेस। और लिस्ट डी में आएंगे आपके डिवेंचर होल्डर्स। लिस्ट ई में आएंगे आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसमें इंक्लूड होंगे आपके डेफिशिएंसी ऑफ लिस्ट बी, ठीक है। फिर लिस्ट एफ में आएंगे आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लिस्ट जी में आएंगे आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और जो आपका डेफिशिएंसी और सरप्लस है वो एज पर लिस्ट एच है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इस तरीके से, इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये रहा स्टूडेंट आपका फॉर्मेट। अब स्टूडेंट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है प्रिपेयर किया जाता है बिफोर स्टार्टिंग लिक्विडेशन प्रोसेस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले ही प्रिपेयर कर दिया जाता है लिक्विडेशन प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले। अगर कोई केस आता है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, कंपनीज एक्ट एज पर कंपनीज एक्ट 2030 प्रोवाइड करता है एक पेटिशन कि वो प्रेजेंटेड किया जाए कंपनी के द्वारा वाइंडिंग अप के लिए। वो एडमिटेड होंगे ओनली इफ़ अकमेंडेड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। पेटिशन जो है वाइंडिंग अप के लिए फाइल होगी बिफोर द ट्रिब्यूनल बाय एनी पर्सन अदर देन कंपनी। द ट्रिब्यूनल शैल इफ सेटिस्फाइड दैट अ प्राइमा फेसी फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज मेड आउट ordered the company to file its objection along with statement of affairs within 30 days of the order in prescribed format, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू
और आपकी एक्सपेक्टेड पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, ठीक है। और कॉल सिनेरियर क्या होता है, वो हमेशा कंसिडर्ड किया जाएगा असेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड, क्योंकि कॉल सिनेरियर क्या होता है, आपका बकाया पैसा, जब आपको पैसा अभी तक मिला ही नहीं है तो उसको कंसिडर्ड कैसे कर दोगे एज अ सिक्योरिटी। तो इसलिए जो आपका कॉल सिनेरियर है वो हमेशा ही कंसिडर्ड किया जाएगा एसेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड, ठीक है, आपके फॉर्मेट में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। फिर आते हैं आपके अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल को कंसिडर्ड ही नहीं किया जाता जब आप प्रिपेयर करते हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस, ये सारे कंसिडर नहीं किए जाते क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट बिकॉज दे आर नॉट द लाइबिलिटी ऑन द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि ये प्रोसेस के बाद का है ना, लिक्विडेशन की प्रोसेस के बाद के होते हैं ये खर्चे, ठीक है, इस वजह से। फिर नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ मीन्स टोटल अमाउंट पेबल टू लाइबिलिटीज़, ठीक है। बुक वैल्यू जो होगी लाइबिलिटीज़ की, इसका मतलब होगा टोटल अमाउंट पेबल टू लाइबिलिटीज़, क्योंकि ये अपीयर करती है बैलेंस शीट में तब तो ये कहलाई जाएगी आपकी प्योर लाइबिलिटी, अगर ये अपीयर नहीं करती है तो ये कहलाई जाएगी आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो ये तो हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और हमने स्टूडेंट डिस्कस कर लिया इसका, देख लिया फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो एक बार ये आपको इसका और ग्रो थ्रू करा देते हैं, देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इसका फॉर्मेट, ठीक है। ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट। Thank you so much, student.